हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी स्टूडेंट्स एसएसटी, ठीक है, बीपीएससी टीआरई एसएसटी क्लास 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और दूसरी चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले ही आपको मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्लास नोट्स वगैरह जो होते हैं कोचिंग्स के, ठीक है, उसको तो मत मत ही पढ़िए। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसने हैं तो किताबों को पढ़िए। तो मैं पूरा एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, ठीक है, एससीईआरटी पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ज़रूर प्रिपेयर कर लें। यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं ऑलरेडी ही एनसीईआरटी स्टार्ट कर दिया हूँ, प्लस उसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा क्या, मैं पहले ही बता दूँ। इसमें मिलेगा आपको, ठीक है, एनसीईआरटी मिल जाएगी प्लस एससीईआरटी, ठीक है, प्लस एससीईआरटी क्लास 6 to 8 पहले कोशिश करूँगा, उसके बाद 9-10 की अगर समय रहा तो, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएगा इसी के एनसीईआरटी के पूरे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो किताबों में दिए रहते हैं चैप्टर के एंड में, वो मिलेंगे, प्लस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। और क्या चाहिए आपको, इतना बहुत है, ठीक है। ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ें, ठीक है, इधर उधर परेशान मत हो। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपके सारे प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैं मैराथन के थ्रू कोशिश कर रहा हूँ ले आने की सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हिस्ट्री क्लास 7 की थी, उसके पूरे क्वेश्चंस, क्लास 7 की हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए मैंने, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। अब आज हम लोग कवर करेंगे जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी है, सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, जिसको हम पॉलिटी कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसको कवर करते हैं। तो पहला ही चैप्टर है हमारा विविधता। तो आइए विविधता की समझ को पढ़ते हैं अच्छे से। तो विविधता की समझ, भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग है। तो इस लाइन में यही लिखा है कि भाई भारत जो है विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। और हम एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, हमारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, लेकिन हम चीज़ों को एक ही तरह चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारे जो करने के तरीके हैं वो अलग हैं, ठीक है। भाई ये विविधता क्या होती है इसको पढ़ते हैं। विविधता का अर्थ है अलग तरह की चीज़ें, धर्म, बोली, भाषा और समाज। जैसे भारत की एक विविधतावादी समाज या राष्ट्र है, अर्थात यहाँ विभिन्न प्रकार की बोलियां, भाषाओं और सभ्यताओं या धर्म और जातियां मिलती हैं, बिल्कुल। तो विविधता का सीधा सा अर्थ है भाई कि अलग अलग धर्मों, त्योहार और भाषा, समाज के परे ऊपर उठकर जब हम किसी चीज़ को एक तरह से करते हैं, ठीक, एक राष्ट्र, जैसे भारत एक राष्ट्र है, तो उसी तरह ये विविधता होती है, ठीक है। तो बिना कोई किसी से भेदभाव किए हम लोग एक हैं, ठीक। डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, एकता में विविधता। अब चलते हैं आगे। संसार विविधताओं से भरपूर है, व्यक्तियों में, वातावरण में और जीवन के सभी क्षेत्रों में विविधता पाई जाती है। बिल्कुल भाई, संसार में विविधताएं, अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, चाहे व्यक्तियों में देख लीजिए, चाहे वातावरण में देख लीजिए। यहाँ का वातावरण कैसा है, पहाड़ों पे जाएंगे वातावरण कैसा होगा, ठीक है। जाति, धर्म, लिंग, अभिवृत्ति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक क्षमता और धार्मिक मान्यताओं आदि की व्यक्तिगत मतभेदों के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो अगर हम व्यक्तिगत मतभेद के ऊपर जाएं तो हम बिल्कुल पहचान सकते हैं। धर्म, लिंग, जाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक क्षमता और धार्मिक मान्यताओं, ये सारी चीजें हैं, हम व्यक्ति को पहचान सकते हैं, ठीक है, विभिन्नताओं को। अब चलते हैं लद्दाख। लद्दाख के बारे में क्या दिया है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। तो लद्दाख कहाँ है, लद्दाख कहाँ पे बसा है, पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, बिल्कुल। तो जो लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर खेती संभव नहीं होती है क्योंकि इसमें बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। तो जो इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उगते हैं, ठीक है, और जो पीने वाला पानी होता है, ये वहाँ के बर्फ, जो गर्मी के कारण बर्फ पिघलते हैं, उसी पर लोग डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉल बुनी जाती हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पश्मीना शॉल के बारे में। तो वहाँ के लोग, लद्दाख के लोग एक बकरी पालते हैं, ठीक है, जिसके खाल से ऊन बनता है, जिस पश्मीना शॉल की बुनाई होती है, और यह बहुत महंगी होती है, ठीक है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज चीज खास तरह के छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने के बावजूद व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है क्या-क्या खाते हैं, दूध वाले पदार्थ खाते हैं, जैसे मक्खन हो गया, चीज़ हो गया, छेने, मांस खाते हैं, और यहाँ पे हर परिवार के पास गाय होती हैं, बकरियाँ होती हैं और याक होती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ कई घाटियाँ हैं जिन पे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे तिब्बत कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसी घाटियाँ हैं, वैसी वैलीज़ हैं, जिनसे गुजर कर हम, जिनके थ्रू मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे। तो मध्य एशिया में हम क्रॉस हो जाते थे या जा सकते थे, ठीक, जिसे तिब्बत कहते हैं। काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। जो काफ़िले लोग होते थे, वो अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ, ये सारी चीज़ें सेल करने के लिए तिब्बत जाते थे, या वहाँ के लोग यहाँ आते थे, ठीक है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तो लद्दाख के रास्ते ही जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत कैसे पहुंचा? लद्दाख के रास्ते ही पहुंचा, ठीक है। लद्दाख का छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों को इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। तो जब 400 पहले क्या हुआ कि इस्लाम धर्म से यहाँ परिचय हुआ, और बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा? बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते ही पहुंचा तिब्बत, ठीक है। और यहाँ अच्छी खासी जनसंख्या में मुसलमान रहते हैं। अब आगे चलते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो लद्दाख में जो गाने हैं, कविताएँ हैं, उसका बहुत ही संग्रह वहाँ पे जो तिब्बत में है, लद्दाख में जो गाने गाई जाती हैं, कविताएँ हैं, बहुत फ़ेमस हैं। और ये तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, ये कहाँ का ग्रंथ है? केसर सागा तिब्बत का ग्रंथ है, ठीक है? लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, ठीक है? तो ये पूछा जा सकता है केसर गाथा क्या होता है? केसर सागा कहाँ प्रचलित है? तो लद्दाख में, ठीक। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो केसर सागा में क्या होता है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग इसको गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। केरल, केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। केरल कहाँ पे है? भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। तो जो केरल है, एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ पहाड़ियों से, ठीक है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। तो जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर काली मिर्च, मसाले, लौंग, इलायची ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, और इसी के कारण जो व्यापारी हैं, यहाँ पे बहुत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। तो सबसे पहले कौन आया? अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे केरल में कौन आए? अरबी और यहूदी व्यापारी जो थे वो आए। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो ईसा मसीह के धर्मदूत थे वो संत थॉमस थे। वो 2000 साल पहले यहाँ केरल में आए थे, और इन्हीं इन्हीं ने ही ईसाई धर्म को केरल में लाया, ठीक है। आगे चलते हैं आप। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले आए, उसने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय को यहाँ बड़ी इज्जत थी। तो भाई, अरब से भी कई व्यापारी आते हैं, उसमें से एक थे इब्न बतूता, जो करीब 700 साल पहले आए, और अपने जब उसने यहाँ यात्रा की तो उसने यहाँ उसमें लिखा कि जो मुसलमान हैं वहाँ का जीवन के विवरण दिया, और लिखा कि मुसलमान समुदाय जो है यहाँ उनको बहुत बड़ी इज्जत मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है। अब आगे चलते हैं। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे, तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो वास्को डिगामा के थ्रू ही जो पुर्तगालीज थे, वो यूरोप से भारत कैसे जाएं, समुद्री रास्ता पता लगाया, ठीक है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। तो इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण ही केरल फेमस है।
क्योंकि वहाँ पे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। जो चीन के व्यापारी हैं, ठीक है, चीन के व्यापारी हैं वो भी केरल आए और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। चीना वाला क्या होता है? चीन के व्यापारी जो हैं भाई वो भी आते हैं केरल और यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल करते हैं और जो जाल इस्तेमाल करते हैं वो हूबहू चाइना की तरह सेम होता है जिसको चीना वाला कहते हैं, ठीक है? तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। तो जो भाई तलने के लिए, फ्राई करने के लिए जो बर्तन यूज होते हैं उसको चीना चट्टी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी, ठीक है? केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो केरल की जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ है, वहाँ की जो जलवायु है वो चावल की खेती के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है? और वहाँ के अधिकतर लोग क्या खाते हैं? मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, ठीक है? अब चलते हैं आगे। कितना आसानी से मैं कंप्लीट करा दूँगा, बस आप लोग ऐसे ही कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। तो जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन वहाँ के क्षेत्रों का जो इतिहास है एक प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव पर असर डालता है और दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। तो दोनों ही क्षेत्रों को, जो चीन आए, अरब वाले लोग आए, जो व्यापारी आए, दोनों क्षेत्रों को, लद्दाख को और केरल को भी प्रभावित किया उन्होंने, ठीक है? अब आगे चलते हैं। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। बिल्कुल भाई, जैसे जहाँ के जो केरल है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ने वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया कि वहाँ पे मसालों की खेती संभव हो पाई। वहीं लद्दाख की भौगोलिक स्थिति ऐसी रही कि वहाँ पे ऊन बहुत अच्छे से व्यापारी ऊन ने व्यापारियों को बहुत अच्छे से अपनी ओर आकर्षित किया और इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी एरिया, किसी भी क्षेत्र का जो सांस्कृतिक जीवन और उसका इतिहास है, ठीक है, उसका भूगोल से बहुत प्रायः गहरा रिश्ता होता है, ठीक है? आगे चलते हैं। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति-रिवाज और जीने का तरीका धीरे-धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में अलग-अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई देखिए, विविध संस्कृतियाँ जो है, वो बीते हुए कल की बात नहीं है, हम वर्तमान में भी इसका हमको एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, ठीक है? और रीति-रिवाज हमारे सब जो हैं वो धीरे-धीरे हम एक-दूसरे का देखते हैं और लोग आजकल मनाते भी हैं, ठीक है? अब विविधता में एकता, आइए इसको देखते हैं। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत या स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था, तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। तो बिल्कुल यहाँ भारत में भाई विविधता या जो अनेकता है उसको उसको भारत में एक स्रोत माना जाता है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था, तो जो भी धर्म, जो अनेक प्रकार के धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएँ थीं, उन्होंने और जो पुरुष थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने मिल के लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पे विविधता में एकता पाई जाती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग-अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों को अलग-अलग तरीकों से विरोध किया। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, उसमें अलग-अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, कोई ईसाई था। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, एकजुट होकर उन्होंने आंदोलन भी किया और इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग-अलग तरीकों से विरोध भी किया, ठीक है? अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों में फूट डालने का प्रयास किया, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीयों में काफ़ी विविधताएँ हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक-दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। तो भाई अंग्रेज़ जो थे वो जानते थे कि भारत में बहुत प्रकार की विविधता हैं और इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने पूरी कोशिश की कि वहाँ पर फूट डाला जाए। ठीक है? लेकिन वो फूट जब डाला जाए और वहाँ पे राज करते रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है? जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे एक ब्रिटिश जनरल शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर, आम लोगों पर, जो ब्रिटिश जनरल था उसने गोलियां चला दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं।
महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गईं और उसमें से भी ज़्यादा घायल हुए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। स्वतंत्रता संग्राम जब हो रहा था भाई, उसी समय भारत के झंडे की परिकल्पना भी की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था और इसी झंडे को भारत के जो सारे लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ उसका इस्तेमाल किए थे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ें नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग-अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई नेहरू जी ने अपनी किताब में सीधा से लिखा था कि कोई जो विविधता है भारत में, ऐसा कहीं कहीं से थोपा नहीं गया है। वो भारत में पहले से ही पाई जाती हैं। ठीक है। या नेहरू ने ही भारत को विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? तो नेहरू ने दिया था। ठीक है। अब भेदभाव या विभेदन, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति या अन्य चीज के पक्ष में या उसके विरुद्ध उसके व्यक्तिगत गुणों अवगुणों को न देखते हुए उसके किसी वर्ग, श्रेणी या समूह का सदस्य होने के आधार पर भेद करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति भाई हो, किसी के पक्ष में आप हैं, किसी के विपक्ष में हैं, किसी के विरुद्ध आप उसके गुण अवगुण देख के उसका पक्ष ले रहे हैं। ठीक है। किसी वर्ग या श्रेणी या समूह के खिलाफ आप भेदभाव कर रहे हैं, तो इसको हम भेदभाव या विभेदन कहते हैं। ठीक है। भेदभाव में अक्सर किसी व्यक्ति को केवल उसके वर्ग के आधार पर अवसरों, स्थानों, अधिकारों और अन्य चीज़ों से वर्जित कर दिया जाता है। तो भेदभाव के आधार पर होता क्या है भाई कि कोई व्यक्ति है, उसको वंचित कर देते हैं हम किसी चीज़ों से। ठीक है। उसके बस किस बेसिस पे? उसके कास्ट के बेसिस पे। ठीक है। भेदभावी परंपराएं, नीतियां, विचार, कानून और रीतियां बहुत से समाजों, देशों और संस्थाओं में हैं और अक्सर यह वहां भी मिलती है जहां औपचारिक रूप से भेदभाव को न्यायिक रूप से वर्जित या अनुचित समझा जाता है। यहाँ किसी धर्म, जाति, मूल वंश के प्रति किया गया नकारात्मक व्यवहार है। यह किसी धर्म, जाति, मूल वंश के प्रति किया गया नकारात्मक व्यवहार है। बिल्कुल। जो भेदभाव है भाई, परंपराएं, नीतियां, विचार, कानून और रीतियां बहुत से समाजों, देशों और संस्थाओं में हैं। तो ये सारी चीज़ जो हर जगह पे हैं भाई लगभग, तो अक्सर यह वहाँ भी मिलता है जहाँ औपचारिक रूप से भेदभाव को न्यायिक रूप से वर्जित या अनुचित समझा जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, पूर्वाग्रह के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वाग्रह क्या होता है? किसी के भी दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह ग्रह है। क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हो? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? तो आइए इसको समझते हैं। ग्रामीण लोग आधे से ज़्यादा भारतीय गाँवों में रहते हैं, ये आप सभी को पता है। ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, वे अंधविश्वासी भी होते हैं। तो वो अपने स्वास्थ्य को लेके सतर्क नहीं होते हैं और वे अंधविश्वासी भी होते हैं। ठीक है। गाँव के लोग बहुत पिछड़े हुए होते हैं और वे कृषि की आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। तो जो गाँव के लोग हैं बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन वो कृषि को आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। जो कृषि है, वहाँ पर ये ऐसा नहीं सोचते कि हम उससे बहुत पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। तो जो फसल की बुआई और कटाई होती है, तो वो परिवार जो है वो उनके खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। तो जो आप ग्रामीण लोग होते हैं, वो काम की जॉब की तलाश में शहर की तरफ स्थानांतरण होते हैं। ठीक है। अब आइए चलते हैं, शहरी लोग के बारे में देखते हैं। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। बिल्कुल भाई, शहरी जो लोग होते हैं यहाँ बहुत आसान होता है और यहाँ मस्त से सोते हैं, मस्त से खाते हैं, काम करते हैं। ठीक है। शहर में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। जो शहर में रहते हैं भाई, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। बिल्कुल, शहरी लोग जो हैं वो पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते, उनके पास टाइम ही नहीं होता। शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। शहरी लोग होते हैं जो, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो चालाक और भ्रष्ट होते हैं। शहरों में रहना बहुत महँगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने-जाने में खर्च हो जाता है। तो बिल्कुल शहरों में रहना भाई महँगा है, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, लाइफ़स्टाइल बहुत महँगी है। ठीक है? इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी व अंधविश्वासी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी, चालाक एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखा जाता है। बिल्कुल, जो ग्राम ग्र जो ग्रह शहर वाले देखते हैं कि जो गाँव के लोग हैं वो अज्ञानी होते हैं और अंधविश्वासी होते हैं। वहीं गाँव वाले सोचते हैं कि जो शहर में रहते हैं वो आलसी और चालाक होते हैं। ठीक है?
जब किसी के बारे में पहले से या कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। बिल्कुल यही होता है पूर्वाग्रह। जब हम किसी के बारे में पहले से ही अपनी राय बना लें कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ठीक है? और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो इसी को हम पूर्वाग्रह बोलते हैं। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, तो जो पूर्वाग्रह से रिलेटेड राय होती है वो नकारात्मक होती है। जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी, चालाक या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जैसा कि आप लोगों ने देखा एग्ज़ाम्पल में दिया गया है कि लोगों को आलसी, चालाक और कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह होता है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। जब यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज़्ज़त नहीं कर पाते, जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। बिल्कुल, या जब हम यह सोचने लगते हैं कि भाई कोई काम है, करना है, तो कोई एक ही तरीका उसके हिसाब से बहुत बेस्ट है, लेकिन कोई और व्यक्ति है, वो दूसरे तरीके से करना चाहता है, तो उसकी लोग इज़्ज़त नहीं करते हैं, ठीक है? उदाहरण के लिए समझाते हैं हम आपको कि अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएँ महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो यह अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे, बिल्कुल। अगर हम जैसे मान लें कि भाई इंग्लिश जो है वो सबसे बेस्ट है और बाकी सब भाषाएँ बेकार हैं, तो जो जनता है वो इंग्लिश को बेस्ट मानेगी, बाकी सबको नकारात्मक इज़्ज़त इज़्ज़त नहीं देगी उसको, ठीक है? परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज़्ज़त नहीं कर पाएँगे जो अंग्रेज़ों के अलावा अन्य भाषाएँ बोलते थे, ठीक है? हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुःख पहुँचा देते हैं। बिल्कुल, अक्सर हम दूसरों के बारे में भाई जो हमारे पूर्वाग्रह है, जैसे हम एससी, एसटी हैं, उनसे भेदभाव करते हैं, ऐसा देखा जाता है, ठीक है? इसको गलत मत लीजिएगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो ऐसा देखा जाता है, उनसे फ्रेंडशिप नहीं करते हैं लोग, ठीक है? तो ऐसा व्यवहार उनको तकलीफ़, उनको हर्ट करता है, ठीक है? अब भेदभाव के प्रमुख कारण क्या हैं? आइए इसको देखते हैं। भारत सहित किसी भी देश में होने वाले भेदभाव का प्रमुख कारण पूर्वाग्रह है, बिल्कुल। जो भारत में किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है, वो उसका मेन कारण है पूर्वाग्रह। हम अपने दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट बैठा लेते हैं और उसी के बेसिस पे हम देखते हैं उनको। पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी व्यक्ति में संचित उन भावनाओं से है जिसके कारण वह किसी व्यक्ति अथवा समूह को के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक रुझान रखता है। ठीक है? तो पूर्वाग्रह का तात्पर्य वही है कि भाई संचित हमारे दिमाग में ऐसी भावनाएँ और ऐसी बातें आ जाती हैं कि जिसके कारण हम व्यक्ति या किसी समूह के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक अपना पक्ष रखते हैं या रुझान रखते हैं। ठीक है? समान रूप से सामाजिक विकास के दौरान व्यक्ति जिन परिस्थितियों में रहता है, उनके आधार पर उसके मन में पूर्वाग्रह का निर्माण होता है। बिल्कुल भाई, जिस तरह से जिस समाज में आप रहते हैं, उसी सामाजिक विकास के दौरान व्यक्ति जिन परिस्थितियों में जैसी परिस्थिति में रहते हैं और उसी के आधार पे आप अपने दिमाग में पूर्वाग्रह का निर्माण हमारे दिमाग में होता है, ठीक है? तो आगे चलते हैं। पूर्वाग्रह से प्रभावित व्यक्ति वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए विशेष समूह और लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करने लगता है। जो पूर्वाग्रह से प्रभावित व्यक्ति है, वो वास्तविकता से भाई अनभिज्ञ रहते हैं, वो अननोन रहते हैं और विशेष समूह और लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है? पूर्वाग्रह से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं से भेदभाव उनके मन में ही हीन भावना का संचार करता है। तो ये समस्या है भाई पितृसत्तात्मक समाज की, भाई हम पैदा हुए हैं, फिर हमारा बेटा होगा, फिर वही होगा, महिलाओं को इग्नोर करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हीन भावना लाती हैं। इससे महिलाएँ सामाजिक विकास में पीछे छूट जाती हैं और उसके प्रति यौन हिंसा, घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक अपराध होते हैं। तो इससे महिलाएँ जो है वो सामाजिक विकास में क्या होती है, पीछे पीछे रह जाती हैं और उनके प्रति ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती है। यौन हिंसा हो गया, घरेलू हिंसा हो गया और सामाजिक अपराध होते हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं। हमारे देश में जाति के आधार पर भेदभाव एक बड़ी समस्या रही है। जाति आधारित भेदभाव तथा शोषण के मूल में पूर्वाग्रह की मानसिकता ही कार्य करती है। बिल्कुल, हमारे देश में भाई जाति के आधार पर बहुत बड़ा भेदभाव होता है, ठीक है? जाति आधारित भेदभाव तथा शोषण के मूल में पूर्वाग्रह का मानसिकता ही कार्य करती है। बिल्कुल, ये जाति भेदभाव हम क्यों करते हैं? पूर्वाग्रह हम उनके प्रति अपना दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बैठा लेते हैं कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ठीक है? उसी प्रकार सांप्रदायिकता की समस्या के मूल में भी दूसरे धर्म के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह की भावना ही कार्य करती है, ठीक है? लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। बिल्कुल, लड़के और लड़कियों में भी भेदभाव होता है। समाज में लड़के और लड़कियों में भी भेदभाव होता है, ठीक है? इस भेदभाव पे आप भी परिचित होंगे। जैसे एक लड़का लड़की होने का अर्थ होता है, क्या लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, ठीक है? कहते हैं लोग।
अगर इस कथन को लें कि वो रोते नहीं हैं, तो यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ छोड़ा जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो जाते जाते हैं, वे विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं। तो बिल्कुल, जब भाई बच्चा में मान लो बच्चा गिर गया और म माँ-बाप उसको चुप कराने के लिए ये बोलते हैं कि तुम लड़के हो, रो मत। और यही कॉन्सेप्ट बच्चा बड़ा होता है धीरे-धीरे, यही सुनते-सुनते उसके दिमाग में ये पूर्वाग्रह बन जाता है, ठीक है? ठीक विश्वास कर लेता है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमज़ोरी की निशानी है, बिल्कुल। अगर लड़के को कोई परेशानी भी है तो लड़के इसीलिए रोते नहीं हैं बेचारे, वो छुपा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं-कहीं ये कमज़ोरी की निशानी है। हालाँकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी-कभी रोने का मन करता है, ख़ासकर उन्हें जब गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। बिल्कुल, लड़के-लड़कियों दोनों भाई रोते हैं, रो सकते हैं, जब उनको दर्द होता है, गुस्सा होता है। लेकिन बड़े होने तक वो सीख जाते हैं कि हमें अपने आप को रोना नहीं देना है, रोने नहीं देना है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएँगे या उसका मज़ाक बनाएँगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। बिल्कुल। भाई कोई बड़ा लड़का है, कोई घर में है, अगर उस आप किसी को हर्ट करते हैं, वो रोता नहीं है, अपनी बातें रख लेता है अंदर। उसको लगता है कि आप मज़ाक बनाएँगे उनका। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। तो लगातार हम यह सुनते रहते हैं भाई कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को बिना बिना सोचे समझे हम मान लेते हैं कि लड़कियां ऐसी करती हैं, वैसी करती हैं, या लड़के ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये विश्वास कर लेते हैं हम। ठीक है, भाई आगे चलते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएँ बनाना, आइए इसको देखते हैं। जब सभी लोगों को एक ही छवि में बाँध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। तो रूढ़िबद्ध धारणाएँ कहाँ से आती हैं? कई बार ऐसे होता है भाई कि हम सबकी एक ही छवि में बाँध देते हैं कि जैसे तो ये लड़का ऐसा है तो इसके घर के परिवार के लोग भी ऐसे होते हैं, ठीक है? ऐसे होंगे। तो कई बार किसी ख़ास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस बोलते हैं, अपराधी बोलते हैं, बेवकूफ़ ठहराते हैं, ठीक है? कि ये अपराधी है तो इसके पूरे घर वाले अपराधी होंगे। तो ये रूढ़िबद्ध धारणाएँ होती हैं, ठीक है? हमारे देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं सिर्फ़ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है, ठीक है? तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा अपराधी है तो उसके पूरे घर वाले अपराधी होंगे, तो ऐसा रूढ़िबद्ध धारणा हमें नहीं बनानी चाहिए। इस प्रकार की धारणा हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएँ हों जो दूसरों से अलग है। बिल्कुल, इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाएँ हमको रोक देती हैं कि जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि एक इनका बेटा ऐसा है तो उनका पूरे परिवार का व्यवहार ये ऐसा होगा। लेकिन ऐसी धारणाएँ बनाने से होता क्या है कि उनमें जो अच्छाइयाँ, उनके जो गुण हैं, वो हम पहचान नहीं पाते, वो जान नहीं पाते, ठीक है? जो दूसरों से अलग है उनके पास। रूढ़िबद्ध धारणाएँ बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खाँचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियाँ नहीं कर सकती, इन धारणाओं का असर अब हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएँ हमें ऐसा काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। बिल्कुल, रूढ़िबद्ध धारणाएँ भाई ऐसा कहा जाता है कि लड़कियाँ फ्लाइट जेट नहीं उड़ा सकती, लड़कियाँ हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है? मुस्लिम समुदाय की लड़कियों की शिक्षा, मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियाँ हैं उनकी शिक्षा से रिलेटेड है, आइए देखते हैं। मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। तो जो मुसलमान हैं भाई उनमें यह रूढ़िबद्ध धारणाएँ बनी हैं कि वो अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, पढ़ाने नहीं देना चाहते हैं। जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों को गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल, तो मुसलमानों में जो गरीबियाँ होती हैं, ये इन्हीं कारण होती हैं। वो भाई बेटे बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं वो। गरीबी की वजह से ही लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते और स्कूल से जल्दी निकाल देते हैं, ठीक है? जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने का प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास हैं। बिल्कुल भाई, जहाँ मुस्लिम समुदाय क्या केरल में नहीं रहती होगी? वो अपनी लड़कियों को देखिए शिक्षा भेजते हैं, शिक्षा के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पर केरल में स्कूल घर के पास होते हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुँचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। बिल्कुल, सरकारी बस की सुविधा जो है बहुत अच्छी है। यहाँ पर
जो ग्रामीण क्षेत्र में टीचर हैं वो बेचारे बहुत अच्छे से पहुँच जाते हैं बसों की वजह से, ठीक? और इसमें से 60% से ज़्यादा महिलाएँ हैं, ठीक है? जो शिक्षक में। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियाँ भी शामिल हैं। बिल्कुल, ये जो कारक हैं, ये बहुत सारे गरीब परिवार बच्चों को स्कूल जाने में मदद करती हैं और उसमें मुसलमान लड़कियाँ भी शामिल हैं। दूसरों राज्यों में जहाँ ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहाँ गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती हैं। तो जो कहीं दूसरे राज्य हैं, वहाँ वो स्कूल ही नहीं भेजते, तो इसलिए वहाँ पे सुविधाएँ भी नहीं दी जाती हैं, ठीक है? ज़ाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाज़िरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। तो ये हम कह सकते हैं जो मुसलमान की लड़कियाँ हैं, मतलब जो मुसलमान का जो गरीबी का कारण है वो धर्म नहीं है, वो गरीबी है, ठीक है? तब उनकी लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती जिसकी वजह से वो गरीब रहते हैं। अब आगे आइए देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दिया गया है। 1891 से 1956 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना। तो भारतीय संविधान के पिता किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीम अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था। तो इनका किस जाति में हुआ था? महार जाति, ठीक है? जो अछूत मानी जाती थी। सोच लीजिए। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके बच्चों को वहीं काम करना पड़ता था, जो वे खुद करते थे। उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था और गाँव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। वाह! सोचिए, ऐसे भेदभाव होते थे। भाई जो महार लोग थे, वो बहुत गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन-वमीन कुछ नहीं होती थी और उन जिसके कारण उनके बच्चे थे वहीं काम करते थे और उनके बच्चे भी वही काम करते थे और उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था, गाँव में आने ही नहीं दिया जाता था उनको। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्तित्व थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। तो उस गाँव में महार गाँव जाति के जो लोग थे उसमें अंबेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। जो दलित बच्चों थे उनको उन्होंने बोला कि भाई स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो और अलग तरह की सरकारी नौकरियाँ हैं जिसमें आप पा सकते हो, ठीक है? और जाति व्यवस्था से बाहर निकालने की कोशिश की। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कोई प्रयास किया जा रहे थे, उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जो भाई दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा था, तो जो भीमराव अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने बहुत प्रयास किए और उसका नेतृत्व भी किया उन्होंने, ठीक है? और वो ऐसे तलाश में थे कि जो सबको एक समान निगाह से देखें, ऐसे धर्म की तलाश में थे। आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। तो आगे चलकर वो बौद्ध धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज़्ज़त हो, ना कि कुछ ही लोगों की। तो उनका मानना था, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसके बाद कहा कि दलितों को अपने जाति प्रथा के लिए लड़ना चाहिए क्योंकि समाज बनाने के काम की तरफ काम करना चाहिए क्योंकि एक ऐसा समाज हो जिसमें सबकी इज़्ज़त हो, ना कि कुछ लोगों की। अब दलित के बारे में दिया गया, आइए देखते हैं। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो दलित वह शब्द है जैसे जो कहते हैं कि नीची जाति के लोग हैं, ठीक है? वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया। तो वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। अछूत से ज़्यादा ये शब्द पसंद करते हैं कि दलित, और दलित का मतलब होता है दबाया गया या कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो ऐसे ऐसे लोगों को सरकार किस में रखती है? अनुसूचित जाति। अब समानता के लिए संघर्ष है, आइए इसको देखते हैं। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। बिल्कुल, जो दलित थे, औरत थी, जो जनजाति लोग थे और किसान थे, वो अपने बराबरी के लिए उनको लगा कि हमको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, अपने गैर बराबरी का अनुभव किया और उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। ठीक है? अब आगे चलते हैं। बस छोटा-सा है और बचा है। बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊँची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। बिल्कुल भाई, तो दलितों ने लड़ाई की, आगे चलकर वो अपडेट हुए और मंदिर में प्रवेश करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। किसान और दलित थे, उनको अपने ज़मींदारों और उनकी ऊँची ब्याज की दर से छुटकारा भी दिन दिन दिलाने के लिए संघर्ष किया। भाई जो
जमींदार लोग थे वो ज़्यादा ब्याज देते थे, ज़्यादा ब्याज पर पैसे देते थे, ठीक है। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं का विचार किया। तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना तो वहाँ पर कई ऐसे नेता लोग थे जो इस पर असमानताओं पर विचार किए। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। तो संविधान जिन्होंने लिखा वो भी अवेयर थे कि भाई हमारे समाज में किस तरह से भेदभाव होता है और उनके खिलाफ संघर्ष भी किया। इसलिए संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। जब समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल। तो जो छुआछूत या अस्पृश्यता की जिसको कहते हैं इसको कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और अब समान अवसर सबको प्राप्त हैं। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़े गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम। बिल्कुल भाई, सबके लिए नौकरी है, सबके लिए समान अवसर दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ों पे संघर्ष की लड़ाई लड़ी गई और संविधान में मेंशन किया गया कि इन सबका जो अधिकार है उसको दिलवाया जाए, ठीक है। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए, उनके जो ओर जोर दिया जाए, सरकार सभी धर्मों को बराबर माने। बिल्कुल भाई, कोई एक भाषा या किसी धर्म को सर्वोपरि नहीं माना जाएगा, सबकी अपनी भाषा और सबकी अपनी जाति धर्म की क्या होगी, रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। तो जहाँ पे जिस देश में बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता हो उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। इसे एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ठीक है। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों को संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया माय डियर फ्रेंड, ठीक है, विविधता जो थी। और आज मैं कोशिश करूँगा जो क्लास 6 की, ठीक है, क्लास 6 का जो नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान है इसको मैं कंप्लीट करा दूँ पूरा। ये पहला चैप्टर है और पूरा कंप्लीट करा दूँगा। और पिछले ईयर्स के आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ वहाँ पे NCERT प्लस SCERT यहीं से लगभग सारे क्वेश्चन पूछे गए थे माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप नोट्स वोट्स के चक्कर में पढ़ेंगे वहाँ पे चीज़ों को बहुत कम शब्दों में लिखा जाता है, ठीक है। और इसीलिए आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। रिसेंट ट्रेंड जो है एग्जाम का, आप किताबें पढ़ेंगे अच्छे से, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तभी चीज़ें कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और मेहनत करूँ, ठीक है। आप जितने कमेंट्स, अपने विचार, आपको दिक्कत हो रही क्या चीज़ें, फीडबैक कमेंट में ज़रूर करिए, ठीक है। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।